हेलो, मैं हूँ राधिका धवन और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। आज मेरे साथ आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारी रामलाल जी जुड़े हैं। सर, अ वेरी वार्म वेलकम। आपका दैनिक जागरण में बहुत बहुत स्वागत है। मुझे बताइए सर कि जैसे आरएसएस का अगर हम देखें तो अभी दशहरा इवेंट जो हुआ था उसमें आरएसएस को ग्लोबल कवरेज बहुत मिली। इंटरनेशनल मीडिया ने भी बहुत ज़्यादा कवर किया है। तो क्या, और अब जैसे हम नरेंद्र मोदी की इमेज को देखते हैं तो आज वो एक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लीडर्स इन द वर्ल्ड के तौर पे उनको माना जाता है। तो क्या नरेंद्र मोदी की जो पॉपुलैरिटी है उस पे बैंक करके आरएसएस क्या अपनी शाखा और एक्सपैंड कर सकती है आगे अक्रॉस द ग्लोब, पूरे विश्व में? देखिए, जहाँ तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उपेक्षा से शुरू हुआ, विरोध, उपहास, समर्थन, अब सहयोग की यात्रा की तरफ बढ़ा है। तो स्वाभाविक रूप से भारत का राजनीतिक वातावरण यदि राष्ट्रीयता के अनुकूल है तो उसका कुछ मात्रा में परिणाम हो सकता है, लेकिन संघ का काम तो स्वयंसेवकों की मेहनत से चलता है, स्वयंसेवकों के समर्पण से चलता है। ये संघ जब भी बढ़ेगा स्वयंसेवकों के समर्पण और समय देने से ही बढ़ेगा। तो आसपास की परिस्थितियों का असर होता है, कहीं कहीं बहुत विरोध होता है तो मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, जहाँ विरोध कम होता है वहाँ कम मेहनत में परिणाम ज़्यादा आ जाता है। सर, पर क्या आप ये कह रहे हैं कि आरएसएस डज नॉट नीड नरेंद्र मोदी और इतने बड़े लीडर को ग्रो करने के लिए आरएसएस इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ी एक ग्रुप है? उनको देश ग्रो कर रहा है आरएसएस को, आरएसएस का अलग से कुछ जरूरत नहीं है, देश में आरएसएस भी है देश उनको बड़ा कर रहा है तो आरएसएस भी देश का हिस्सा है। तो मुझे बताइए, बीजेपी और आरएसएस का आज किस तरीके का रिश्ता है? ऑल इज वेल? मुझे तो कोई खराब लगता नहीं, क्योंकि वहाँ जो स्वयंसेवक रहते हैं, किसी भी दल में स्वयंसेवक रहते हैं, उनसे हम संपर्क संबंध रखते हैं, किसी भी दल में रहते हैं। तो बीजेपी में जो स्वयंसेवक रहते हैं उनसे संबंध रहता है, तो दल के नाते रहता नहीं रहता अलग बात है, स्वयंसेवकों से संबंध रहता है। बाकी दलों ने हमारे दरवाजे थोड़ा हमारे लिए बंद कर रखे हैं, तो ये उनका विषय है। बीजेपी ने दरवाजे बंद नहीं किए, इसलिए स्वयंसेवक थोड़ा उसकी तरफ ज़्यादा चले जाते हैं। ये वोट चोरी एलिगेशंस जो राहुल गांधी ने किए हैं, हाल ही में कल भी उन्होंने बात की है वोटर फ्रॉड लिस्ट की, वोट चोरी के बारे में उन्होंने काफ़ी बात की है। तो इस पे आपका इस पे क्या कहना है और किस तरीके से इस मुद्दे को एड्रेस करना चाहिए? नहीं, देखिए, वर्तमान राजनीति पर संघ कोई ऐसा टिप्पणी नहीं करता कभी, और मैं टिप्पणी के लिए आधिकारिक भी नहीं हूँ, उसके लिए हमारा प्रचार विभाग ही वक्तव्य देता है। लेकिन एक बात ये तो ध्यान में आती है कि देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सही वोटर है उसको वोट देने का अधिकार मिले, और गलत यदि कोई वोट डालता है तो उससे लोकतंत्र को भी हानि होती है। इसके लिए जो प्रक्रियाएं संवैधानिक संस्थाओं को चलाना चाहिए, सरकार किसी भी दल की उनको चलाना चाहिए, वो समय समय पर होती रही है, आगे भी होती रहना चाहिए। तो ये जो वोट चोरी के जो एलिगेशन है, ये आरोप है, इसमें आपके हिसाब से कुछ भी सच्चाई नहीं है? उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी अक्यूज किया है। हम लोग किसी नेता उस पर टिप्पणी वगैरह नहीं करते, लेकिन सामान्यतः हम लोग ये मानते हैं कि संवैधानिक संस्थाएं जो भारत में हैं, चाहे वो न्यायालय है चाहे और संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनका एक अलग तरह का सम्मान भारत में है, वो बना रहना चाहिए। अपनी बात कहने का अधिकार तो सभी को है, न्यायालय में जाने का अधिकार सभी को है, तो लोग जा सकते हैं, तो बात कहने का कोई नहीं है। लेकिन अब शब्दावली क्या है, शब्दावली के लिए मैं किसी पर कुछ बोलूँगा तो टिप्पणी हो जाएगी, ये अपने अपने संस्कार के अनुसार शब्दावली होती है। आप टिप्पणी कर दीजिए। हो गया, मेरी टिप्पणी इतनी है, अपने अपने संस्कार के अनुसार शब्दावली होती है, तो हम सामान्यतः शब्दावली पर और राजनीतिक नेताओं पर आपने देखा संघ कभी टिप्पणी नहीं करता, उनकी नीतियों पर हम करते हैं लेकिन नेताओं पर नहीं करते। सर, यंगस्टर्स के अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा मुद्दा है आज, और कई लोगों से जिनसे मैंने भी बात की है उनका ये मानना रहता है कि आरएसएस ने अपने इंटरनल मैटर्स में, इंटरनल फंक्शनिंग में भी यंगस्टर्स को ज़्यादा इन्वॉल्व करना चाहिए। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, आज यदि स्वयंसेवी संगठनों में विचार करेंगे तो भारत में सबसे ज़्यादा युवा संघ के पास है, और केवल युवा नहीं, किशोर, बाल, शिशु, हम यहाँ से शुरू करते हो उनकी ग्रोइंग।
तो उसकी हमारे पास तो कोई कमी नहीं है। हम जॉइन आरएसएस के माध्यम से जो प्रोफेशनल्स हैं बाकी हैं उन सबको भी जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। बेरोजगारी वगैरह का मुद्दा जो भी सरकारें, किसी भी दल की सरकार हो, प्रांत में, केंद्र में, उन मुद्दों को उनको एड्रेस करना चाहिए। लेकिन ये भी ध्यान में आता है कि भारत प्रारंभ से ही स्वरोजगार के आधार पर भारत की जीडीपी 33% थी किसी समय दुनिया में। इसलिए कहीं ना कहीं स्वरोजगार को बढ़ावा देना ही पड़ेगा, सरकारों को भी देना पड़ेगा, सामाजिक संस्थाओं को भी देना पड़ेगा और युवाओं को भी उस दिशा में जाना पड़ेगा। ठीक है, सरकारी जितना रोजगार मिल सकता है जरूर देने का प्रयास करना चाहिए, तो इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है। रामलाल जी, हम एक बहुत ग्रोइंग एक ट्रेंड देखते हैं। मुझे आपसे ये जानना है कि क्या आपको लगता है कि ये पहले भी हुआ करता था, सोशल मीडिया पोलराइजेशन, मतलब सोशल मीडिया पे ना लोग जो है, या फिर हम देखते हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स पे जो रहते हैं, हमारे व्हाट्सएप फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप्स पे भी लोग कंप्लीटली दे टेक साइड्स, मतलब एक तो आप बीजेपी की तरफ है या फिर आप कांग्रेस की तरफ है, और इन दोनों मुद्दों के अलावा कोई और बातें होती ही नहीं है। और इसके वजह से एक तो लोग फैमिलीज़ में झगड़े होते हैं, वो ग्रुप्स छोड़ देते हैं, दोस्ती ख़त्म होती है। ये तो मैंने अपने सामने देखा हुआ है, ये मेरे साथ भी हुआ है। तो क्या आपको लगता है कि ये आज हुआ है ट्रेंड या ये हमेशा से चलते आ रहा है? अब आज का युग डिजिटल युग है, आप भी डिजिटली मेरा इंटरव्यू ले रही हैं, यहाँ भी डिजिटल प्लेटफॉर्म से भी सब रिले हुआ, तो इन सब बातों की कुछ विशेषता है। अब एआई आ गई, एआई का अपना उपयोग है, लेकिन उसका उपयोग कैसे किया जाए ये जब तक समाज में संस्कार नहीं होगा तब तक उसका दुरुपयोग भी होगा। तो सोशल मीडिया का उपयोग कितना करना है, कैसे करना है, इस विषय में विज्ञान भवन में अभी संघ के सरसंघचालक माननीय मोहन भागवत जी ने भी बोला था कि भाई जो नई पद्धतियाँ आ रही हैं, इन नई पद्धतियों से समाज बच नहीं सकता, क्योंकि उनकी आवश्यकता है, उपयोगिता है। मेरी जेब में भी मोबाइल है, आपके में भी है, ये भी पद्धति है, लेकिन संयम से उपयोग करना, कितना उपयोग करना, इसलिए हमने एक शब्द प्रयोग किया है, ई फास्ट, ई उपवास। तो सप्ताह में 1 घंटे परिवार के सब लोग एक साथ बैठे और उस समय 1 घंटे 2 घंटे के लिए 3 घंटे जितनी देर बैठे उस समय ई उपवास करें। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को बंद रखें, मोबाइल भी बंद रखें, साइलेंट पर रखें, तो धीरे धीरे आदत पड़ती है। अभी तो ध्यान में आता है, मैं देश की मातृशक्ति को पूर्ण प्रणाम करते हुए कहना चाहता हूँ, और आप ले रही हैं तो आपको प्रणाम करते हुए कहना चाहता हूँ। कई बार देखने में आता है, हम घरों में जाते हैं, छोटा बच्चा रोता है, माँ उसके हाथ में मोबाइल दे देती है, यानी उसको संभालने की जगह वो गेम खेलने लगता है। तो बच्चे को संभालने का माध्यम मोबाइल हो गया। अब तो परिवारों के संस्कार भी ये परिवारों को ही ठीक करने पड़ेंगे। पर आप मानते हैं ना कि ये प्रॉब्लम सकती है। आज हमारे साथ है, ये जो लोग इतने बटे हुए हैं सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, ये झगड़े जितने चलते हैं, सोशल फैमिली मीडिया गेट पर टुगेदर्स में, आप डिनर्स पे जाइए, हर जगह सिर्फ पॉलिटिक्स की बातें होती है और लोग लड़ झगड़ बैठते हैं। थोड़ा ज़्यादा स्वतंत्रता है सोशल मीडिया पर लोगों को। अब इस पर सर्वोच्च न्यायालय भी कई बार कह चुका है, सरकारें भी कुछ नियम कानून बनाती हैं, लेकिन ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी है, उसको भी देखना और इसको भी देखना, इन दोनों के बीच में बैलेंस करके तो चलना पड़ेगा। लेकिन समाज में वातावरण बनाना पड़ेगा कि भाई इसका हम ठीक उपयोग करें, यदि शब्द प्रयोग करना हो तो सदुपयोग हो, और इसका परिवारों में भी वातावरण बनाना पड़ेगा। संघ तो इसका प्रयास कर रहा है निरंतर। ये संघ के सोमसे का आप देखेंगे सामान्य नहीं होते। कई बार क्या होता है कि हिंदुत्व के लिए कोई भी कुछ करता है तो बाहर की दुनिया मान लेती है सब संघ वाले हैं, तो हमें तो अच्छा लगता है सारे हिंदू संघ में आ गए तो अच्छी बात है, लेकिन सभी तो संघ में नहीं है। लेकिन आज हिंदुत्व का जागरण तो हुआ है, राष्ट्रीयता के भाव का भी जागरण हुआ है, इसलिए जब उसके खिलाफ कोई बात होती है तो थोड़ा जो युवा होते हैं उनमें आक्रोश आ जाता है, आक्रोश में फिर गर्मा गर्मी शुरू होती है, और वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो गर्मा गर्मी होती है, किसी भी तरफ से नहीं होना चाहिए। हम ये मान के चलते हैं सोशल मीडिया पर गाली गलौज तो होना ही नहीं चाहिए जिस ढंग से ये चीज़ें हैं। अब इस पर कैसे नियंत्रण हो, हमको अभी ये लगता है कि परिवारों में इसके संस्कार दिए जाए तो नियंत्रण ज़्यादा अच्छा हो सकता है। इसका प्रयास संघ
कर रहा है, शताब्दी वर्ष में थोड़ा ज़्यादा करेगा। तो इसका हम लोग कोशिश कर रहे हैं। सर, मैं नागपुर से हूँ। आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, नागपुर में आरएसएस का हेडक्वार्टर्स है और नितिन गडकरी वहाँ से है, देवेंद्र फडणवीस वहाँ से है। तो नागपुर में और ऐसे कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पे ऐसी बातें होती हैं, न्यूज़पेपर्स में भी आता है, ओपिनियंस होते हैं, डिस्कशंस होते हैं कि एक इंटरनल एक बात ऐसी कही जाती है कि आरएसएस का ब्लू आइड बॉय, आरएसएस का फेवरेट नितिन गडकरी है। तो आप भी आरएसएस की फेवरेट हैं, क्यों चिंता कर दिया है? नहीं, ना, पर मुझे और आपसे- नागपुर से हैं तो आपको नमस्कार है मेरा। नहीं, बट संघ सब सोमसेकों को समान दृष्टि से देखता है। संघ में कोई अधिकारी और कोई सोमसेक नहीं होता। सामान्य छोटा सोमसेक से लेकर सरसंघ चालक तक सभी सोमसेक हैं। नितिन गडकरी आरएसएस का फेवरेट नहीं है। संघ राजनीति को राजनीति की तरह नहीं देखता, संघ सोमसेक को सोमसेक की तरह देखता है। तो नितिन गडकरी आरएसएस के फेवरेट मैंने कहा नहीं? संघ सोमसेक को सोमसेक की तरह ही देखता है। ठीक है, मिल गया मुझे जवाब। हर एक हमारे जो भी अच्छा काम करता है वो हमारा फेवरेट है। सर, मुझे पूछना है कि हिस्ट्री को रीराइट करने पे बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो चुकी है। हिस्ट्री को जो एनसीईआरटी बुक्स में रीराइट करने की जब बात हुई थी तो इस पे बहुत बड़ा मुद्दा हो चुका है। तो इस पे बीजेपी का भी अपना एक कहना है, कांग्रेस ने भी कुछ कहा है। मुगल ग्लोरिफिकेशन, मुगल्स को बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाने का इसमें अक्यूज़ किया है, इन पे एलिगेशंस लगे हैं। हिस्टोरियंस को कहते हैं कि वो डिवाइडेड है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा लिखते हैं मुगल्स के बारे में, जबकि हमारी जो डायनेस्टी है, गुप्ता डायनेस्टी या चोला डायनेस्टी, इनके बारे में कभी इतना ग्लोरिफिकेशन नहीं हुआ है। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देश का दुर्भाग्य है कि अंग्रेजों ने जो एक मानसिकता निर्माण की, उन्होंने देश को लूटा, देश को बांटा और देश में हीन भाव पैदा किया। तो ये जो हीन भाव पैदा किया तो उसमें अपना कुछ अच्छा ही नहीं लगता, बाहर का अच्छा लगता है। और शायद उन्होंने अपने हित में इतिहास लिखवाया। अब वो सरकारें इतिहास लिखवाएंगी तो वो अपने हित तो सोचेंगी, वही इतिहास चलता रहा। आज जब एक भारतीयता की बात चलती है और उस ढंग से कुछ प्रसंग आते हैं तो कुछ लोगों को लगता है कुछ बदला जा रहा है क्या। जो वास्तविक है वो लाने का प्रयास हो रहा है, बदला कुछ नहीं जा रहा। और हमें लगता है कि ये आना भी चाहिए। जैसे आपने कहा, भारत में ऐसे बहुत सारे लोग हुए जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, वो इतिहास में बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। तो मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि जैसे हम हिस्ट्री रीराइटिंग की बात कर रहे हैं, तो अभी जैसे एक मूवी आई है परेश रावल की, द ताज स्टोरी। अब वो ताजमहल के ऊपर है, उसकी कंट्रोवर्सी के बारे में है कि वहाँ पे बेसिकली एक लॉर्ड शिव का एक आइडल मिला है और उनका ऐसा कुछ लोगों का मानना है कि वो ताजमहल जो है वो शाहजहां ने नहीं बनाया है। तो क्या ये हम बहुत एक्सट्रीम सोच रहे हैं कि क्या इसमें कोई सच्चाई हो सकती है? देखिए, क्या होता है कि कुछ लोगों को हिस्ट्री रीराइट होना एक शब्द है, वास्तविक इतिहास लिखा जाना ये एक शब्द है। अब वास्तविक इतिहास की तरफ बढ़ रहे हैं। संयोग से बॉलीवुड में भी ऐसे लोगों का प्रभाव था और शायद इस अंग्रेजी मानसिकता का प्रभाव रहा होगा कि फिल्में ऐसी ज़्यादा बनी जिसमें हिंदू आइकॉन को एक अलग ढंग से दिखाने की कोशिश की गई, नेगेटिव कैरेक्टर के रूप में दिखाने की कोशिश की गई। उस समय समाज भी इतना जागृत नहीं था, इसलिए लोगों ने मूवी देखी, कोई विरोध नहीं हुआ। अब समाज में जागृति आ गई है और जैसा आपने कहा सोशल मीडिया का उपयोग भी है। हर चीज़ आर्काइव पर है, सोशल मीडिया के आर्काइव पे 20 साल पुरानी चीज़ें भी आप देख सकते हैं। तो 20 साल पुरानी भी चीज़ें निकाल के लोग बता रहे हैं। तो अब थोड़ा कुछ प्रोड्यूसर्स, कुछ डायरेक्टर, कुछ एक्टर एक्ट्रेस, कुछ स्क्रिप्ट राइटर, उनकी भी हिम्मत बढ़ी है कि जो भारत है उस भारत को दिखाने का प्रयास करना। तो जिनको ये चीज़ें पसंद नहीं आई या जो लोग इसके विरोध में पहले लिख चुके हैं, उनको तकलीफ होना तो स्वाभाविक है। तो वो तकलीफ होगी। ये क्या है, देखिए, ये विचार विमर्श है। प्राचीन काल से लेकर ये विचारों का युद्ध चला है, आज भी चल रहा है, आगे भी चलेगा। भारत को भारत दिखाया जा सके ऐसा जितना होगा, चाहे पाठ्य पुस्तक में हो, चाहे मूवी में हो, चाहे OTT प्लेटफॉर्म पर हो, जिसकी तो चर्चा ही नहीं की आपने, वो उसमें तो बहुत सारी कठिनाइयाँ आ रही हैं समाज को। पर सर, अगर ये ऑपोजिट कुछ होता तो क्या आपने कहा होता कि ऐसा
अगर कोई मंदिर होता और वहाँ पे कुछ और निकला होता, कोई कुरान दिख गई होती, तो क्या आपने कहा होता कि हाँ ये इस पर मैं कुछ टिप्पणी नहीं करूं तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन इससे ही मानसिकता समझ सकते हैं आप कि एक वर्ग की मानसिकता कैसी हो रही है। तो हम ये मान के चलते हैं कि भारत को सबको अब इस दिशा में सोचना चाहिए कि भविष्य में कम्युनिज्म भी कहीं ना कहीं फेल हो गया, पूंजीवाद भी कहीं ना कहीं फेल हो गया, अब सब भारत की ओर देख रहे हैं, थर्ड वे। और थर्ड वे की जब जाते हैं तो भारत उनको दिखाई देता है। भारत के फैमिली सिस्टम पर रिसर्च हो रही है। लोग कहते हैं भारत के फैमिली सिस्टम ने भारत की संस्कृति को बचा कर रखा। सब पर भारत आज में तो भी हिंदूज के साथ जितने 30 त्योहार है आप ज़्यादा करती हैं, ये लोग ज़्यादा नहीं करते। तो भारत की मातृशक्ति ने भारत की संस्कृति को बचा कर रखा। अब दुनिया भारत की तरफ देख रही है, इसलिए भारत को यदि दुनिया का नेतृत्व करना है तो आर्थिक महाशक्ति बनना एक विषय है, सांस्कृतिक सामाजिक दृष्टि से भी भारत को एक होकर खड़े होना पड़ेगा। वो चाहे किसी जाति का हो, किसी भाषा को बोलने वाला हो, किसी वर्ग का हो, ये एक होकर खड़े होंगे तो भारत शक्तिशाली बनेगा। और निश्चित रूप से आप मानिए, आज हम भारत माता की जय बोलते हैं, आगे आने वाले कुछ वर्षों में ऐसी स्थिति बनेगी यदि भारत एक होकर खड़ा हो गया, दुनिया बोलेगी भारत माता की जय। आपका हमारा 5 मिनट की बात हुई थी, बात समय तो थोड़ा ज़्यादा हो गया, बस मैं भी बोलता हूँ भारत माता की जय, आप भी बोलिए भारत माता की जय। भारत माता की जय। नमस्कार। थैंक यू।